हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की भर्ती के लिए पार्ट 4 के थ्योरी जो डिटेल्स वीडियो हैं उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं सिलेबस को। और इसमें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास और विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण यानी कि विकास की अवस्थाएं। और आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आनुवंशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण। बहुत ही शानदार सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपके लिए। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं वंशानुक्रम के बारे में, यानी कि हेरिडिटी से बारे में। ठीक है, अब वंशानुक्रम का सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वंशानुक्रम के जनक कौन माने जाते हैं। तो फादर ऑफ हेरिडिटी माने जाते हैं ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, नाम को अच्छे से याद रखें। हो सकता है कुछ जगह पर आपको पूरा ग्रिगोर जॉन मेंडल लिख दे, कुछ जगह पर केवल आपसे जॉन मंडल लिखा हो, कुछ जगह पर केवल और केवल मेंडल लिखा हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। वंशानुक्रम के जनक कौन है? हमारे ग्रिगोर जॉन मेंडल हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि जब हमारे पैतृक गुण या जीन्स हमारे बच्चों में स्थानांतरित होते हैं यानी कि ट्रांसफर होते हैं, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। सेम ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है, ये एज इट इज आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ था कि हमारी जो विशेषताएं हैं या हमारी जो गुण हैं वो बच्चों में जब हस्तांतरित या ट्रांसफर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वंशानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, एज इट इज पूछा गया है आपकी परीक्षा में। अगला है, हमारे शरीर में गुणसूत्र होते हैं और इनकी संख्या जो होती है प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 46 यानी कि 23 जोड़ा होती है। आपसे परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा? तो ये देखिए, डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे हमारे शरीर में गुणसूत्र की संख्या बताएं, या मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या बताएं। तो कितनी? 46। आपसे यदि पूछे मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, आप जवाब देंगे 23, क्योंकि जोड़ी हमेशा 2 से मिलकर बनती है और 23 में भी 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 46। अगर युग्म पूछता है कितने युग्म गुणसूत्र, तो 23। प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, तब जाके आपको अच्छे से इसका जवाब देना है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि बच्चे का जो निर्माण हो रहा है वो माँ और पिता दोनों से मिलकर हो रहा है, ठीक है ना, तो 23 गुणसूत्र माँ से आते हैं और 23 गुणसूत्र जो है पिता से आते हैं। इस प्रकार बच्चे में कुल कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 46। चलिए मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि माँ और पिता, देखिए माँ में जो गुणसूत्र होते हैं वो इस तरीके से होते हैं 22+x और 22+x। पिता में जो होते हैं गुणसूत्र वह होते हैं 22+x 22+y। ठीक है, अब देखिए माँ से मान के चलिए ये वाली जोड़ी का गुणसूत्र आया और पिता से ये वाली जोड़ी का आया। कोई सा भी आ सकता है, मैं ऐसे फिक्स नहीं है कि यही आएगा। ठीक है, अब ये जोड़ी इधर से आई, ये जोड़ी इधर से आई, तो अब यहाँ से देखिए 22 और 22 तो कितने हो गए? 44। 44 वाले जो हैं वो कॉमन हैं, ऑटोजॉम्स हैं। इनका आपको पता ही नहीं चल रहा है ये कौन से हैं। जो 23वां जोड़ी है यानी कि 45 और 40 वाला गुणसूत्र, ये डिसाइड हो रहा है। इससे पता चलेगा कि एक्स और एक्स तो किसका जन्म होगा? लड़की का जन्म होगा। मान के चलिए माँ से ये वाली जोड़ी आई और पिता से ये वाली जोड़ी आई, तो 22 और 22 44 तो कॉमन ही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स और वाई, कौन से बचे? 44+xy। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसका जन्म होगा? लड़का का जन्म होगा, यानी कि बॉय होगा। अब ये देखिए, आप एक चीज यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो माँ से हर स्थिति में जो जोड़ा कोई सा भी आ जाए गुणसूत्र का, चाहे ये आ जाए या फिर ये वाला आ जाए, दोनों ही स्थितियों में एक्स आता है माँ से। पिता से डिपेंड करता है जेंडर का डिसाइड होना, यानी कि अगर पिता से एक्स ये वाला जोड़ा आया तो लड़की होगी और ये वाला जोड़ा आया तो लड़का हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लिंग निर्धारण होता है वह किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो वह पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यानी कि जेंडर डिसाइड किसके क्रोमोसोम्स पर हो रहा है? तो मेल के क्रोमोसोम से डिसाइड हो रहा है। और हमारे समाज की कुरीति और कुप्रथा देखिए, किस तरीके की रूढ़िवादी सोच में हम जी रहे हैं कि जब लड़कियों का जन्म होता जाता है तो उसकी मुख्य जिम्मेदार किसको माना जाता है? माँ को माना जाता है, बल्कि माँ का इसमें कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछ सकता है कि एक्स और वाई गुणसूत्र किसमें होते हैं? तो पिता में होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं लड़का, यानी कि आप कह सकते हैं मेल। और एक्स गुणसूत्र किसमें होते हैं? तो माँ में हो सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं लड़की में होंगे, यानी कि फीमेल के अंदर होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अभी हमने बात की थी कि 22 जोड़ों तक जो है वो आकार 22 जोड़ों का आकार स्त्री और पुरुष में कैसा है, दोनों में समान है, इसमें कुछ नहीं पता चलता। तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोजोम्स कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, ऑटोजोम्स कहा जाता है। और जो 23वां जोड़ा था यानी कि 45वां गुणसूत्र और 46वां गुणसूत्र, इससे डिसाइड हो रहा है गुणसूत्र का 23वां जोड़ा क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है, क्योंकि जेंडर जो डिसाइड हो रहा है वो इसी से हो रहा है। हमारे शरीर में दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, कौन कौन से, तो अभी हमने डिस्कस किए थे, एक्स और वाई। चलिए, अब क्या है कि कुछ आगे की थ्योरी को कुछ डेफिनेशन के माध्यम से कुछ साइकोलॉजिस्ट हुए, कुछ मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने मतों के अनुसार समझाने की कोशिश की है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं, तो वुडवर्थ कहते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो जीवन शुरू करते समय बालक में विद्यमान थे, अर्थात जन्म से लगभग 9 माह पहले। इनका कहने का मतलब ये है कि जब मेल और फीमेल मिले, जब उनके बीच निषेचन क्रिया हुई तो उनसे क्या हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाए। चलिए इस कॉन्टेक्स्ट को भी थोड़ा सा बताऊं मैं आपको। जैसे कि देखिए, मेल और फीमेल, ठीक है, और मेल से जो आते हैं वो स्पर्म यानी कि शुक्राणु कहलाते हैं, ठीक है, और फीमेल से जो आते हैं वो ओवम यानी कि अंडाणु कहलाते हैं, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर बनाते हैं युग्मनज। क्या बनाते हैं, युग्मनज। इसी युग्मनज को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं जायगोट। इसी को एक और नाम देते हैं, हम कहते हैं युक्ता। आपके महिला सुपरवाइजर में आ चुका है, युक्ता के नाम से पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखें, अब जो इन क्रोमोसोम्स के माध्यम से जब बच्चे का निर्माण हो रहा होता है तो ये केवल और केवल गर्भावस्था तक ही वंशानुक्रम का रोल है। इसके बाद वंशानुक्रम का रोल नहीं है। कि आप, ऐसा नहीं है कि बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा 2 साल का हो गया, कि कोई चीज़ कम रह गई बच्चे में, भैया ऐसा हो गया कि बच्चे की लंबाई कम रहेगी, माता पिता से गुणसूत्र लेते हैं इंजेक्शन से और बच्चे में ट्रांसफर कर देते हैं। ये नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। जो आने थे गुणसूत्र, जो भी सब चीज़ें माता पिता की विशेषताएं, क्वालिटी बच्चे के अंदर आनी थी, सब कुछ आ गई, ठीक है। अब अगला है रूथ बेनेडिक्ट। देखिए, एक ही बात को सभी ने अपने अपने मतों के अनुसार कहा है। हर व्यक्ति के अपने अपने मत होते हैं, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, तो सबके बताने के तरीके भी क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन चीज़ एक ही है, क्योंकि सभी ने वंशानुक्रम के बारे में ही बताया है। तो रूथ बेनेडिक्ट क्या कहते हैं कि माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। क्या माता पिता से जो बच्चों को जो भी क्वालिटीज ट्रांसफर हुई वो क्या कहलाई, वंशानुक्रम कहलाई, ठीक है। अगले जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। यानी कि फिजिकल और मेंटल दोनों क्वालिटी जो बच्चों में ट्रांसफर हो रही है माता पिता से, वही क्या कहलाएगा, हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम कहलाएगा, ठीक है। जिस वर्ड क्या कहते हैं, तो जिस वर्ड कहते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता द्वारा संतानों को जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के हस्तांतरण को सूचित करता है। जैविकीय और कैसी विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जो बच्चों में ट्रांसफर हो रही है माता पिता से, वही क्या कहला रही हैं, वंशानुक्रम कहला रही हैं। चलिए, ये तो बात थी कुछ डेफिनेशन की, कुछ बातों की। अब हम बात करते हैं वंशानुक्रम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण होते हैं ये सिद्धांत। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत हमसे क्या कहता है कि समान समान को जन्म देता है, अर्थात माता पिता जैसे होंगे उनकी संतानें भी वैसी ही होंगी। नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, समानता, यानी कि समान समान को जन्म देगा। माता पिता अगर कैसे हैं, अच्छे बुद्धिमान हैं, तो बच्चा भी बुद्धिमान होगा। माता पिता अगर गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा। ये सब चीजें यानी कि इक्वली माता पिता की जो क्वालिटीज हैं, सेम उसी प्रकार की क्वालिटी का बच्चा जन्म लेगा, ठीक है ना। माता पिता गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, बच्चा भी गुस्सैल प्रवृत्ति का हुआ, यानी कि समान किसको जन्म देता है, समान को जन्म देता है। तो ये तो बात हो गई। चलिए, समानता के केस में बात आती है कि भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है। तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी एक दूसरे से क्या है, भिन्न हैं, अलग अलग दिखते हैं। आप सभी, हम सभी और दुनिया के हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग है। उसका रीजन क्या है कि हम सभी के माता पिता अलग हैं, पेरेंट्स अलग अलग हैं। और इसका भी रीजन क्या है कि हमारे भिन्न पाए जाने का कारण यह है कि हमारे माता पिता के बीज कोषों की विशिष्टताएं, क्योंकि हर सभी के माता पिता अलग हैं, बीज कोष की विशेषताएं अलग अलग हैं, इस वजह से हम सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि हम सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि समान समान को जन्म देगा। चलिए, अगला हमारे पास मिलता है हमें अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन। वितरण से तात्पर्य है ट्रांसमिशन, यानी कि ऐसे गुण जो माता पिता ने अर्जित किए और बच्चों में क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। ऐसे गुण जो माता पिता ने अर्जित किए, बच्चों में ट्रांसफर हो गए, तो क्या कहलाया, वितरण का सिद्धांत। लेकिन ऐसे गुण जो माता पिता ने अर्जित किए और बच्चों में ट्रांसफर नहीं हुए, तो वो नॉन ट्रांसमिशन हो जाएगा, यानी कि अवितरण का सिद्धांत। उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा।
ठीक है, आज के इस वीडियो में मेरा फेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वॉइस पर फोकस करिए, कंटेंट आपके लिए सेम चीज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश हम कर ही रहे हैं अच्छे से। चलिए बात आ रही है आगे, इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता द्वारा अर्जित गुणों का बच्चों में हस्तांतरित होने हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें लेमार्क के जो जिराफ की गर्दन के ऊपर इन्होंने जो रिसर्च की थी उसके बारे में, तो चलिए इसको समझते हैं कि जो लेमार्क ने रिसर्च की, लेमार्क ने बताया कि जो जिराफ है ना, जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी। उस समय की उस परिस्थितियां बनी होंगी कि जमीन का जो घास था वो नष्ट हो गया होगा और पेड़ की पत्तियां खाने के लिए जिराफ क्या है अपनी गर्दन को ऊपर उठाता रहा होगा। ऐसा एक पीढ़ी ने किया, फिर इनके बाद जो अगली पीढ़ी हुई उसने किया, फिर अगली पीढ़ी ने, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब करते रहे और उसका रिजल्ट देखने को आज हमें ये मिलता है कि वर्तमान में इस धरती पर सबसे लंबी गर्दन वाला जीव जो है, जानवर है, वो कौन है? तो जिराफ है। क्या अचानक से हो गया ऐसा? जी नहीं, अचानक से नहीं हुआ, कई पीढ़ियों ने किया, पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा और वही क्वालिटीज वही गुण अगली पीढ़ियों में क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए। तो ये था अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। यानी कि जिराफ की पुरानी पीढ़ियों ने इस गुण को अर्जित किया और वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, यानी कि वितरित हो गया। तो ये वितरण का सिद्धांत कहलाया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत यानी कि नॉन ट्रांसमिशन थ्योरी। ठीक है, और ये जो पीडीएफ होती है मैं आपके टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ। इसी वीडियो के जो हर वीडियो रहता है उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक रहती है, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से प्रॉब्लम आती है तो नहीं तो आप सीधा जो सर्च वाला ऑप्शन होता है वहाँ पर आप चैनल का जो नाम है स्टडी हंगर्स एस जरूर लगाना पीछे। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा अपना, तो कैसे भी आप इजीली उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ डाल देता हूँ मैं। अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत, इसमें माता पिता द्वारा जो अर्जित किए गए गुण हैं वो बच्चों में क्या नहीं हुए? हस्तांतरित नहीं हुए, यानी कि नॉन ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसफर नहीं हुए। कैसे? तो उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि आप देखिए, सोचिए, समझिए कि एक पति पत्नी है जो किसी उद्योग में काम करते हैं, यानी कि किसी उनका कोई कार्य ऐसा है जहां पर कार्य करने से उनके जो हाथ हैं वो कठोर हो गए हैं, कड़क नहीं हो जाते हैं जब कोई हम भारी भरकम वाला कार्य करते हैं। तो अब क्या है, कुछ समय बाद उनके बच्चे का जन्म होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि उनके बच्चे का जन्म हुआ तो उसके बच्चे के जन्म से हाथ कठोर होंगे या मुलायम एकदम सॉफ्ट होंगे? स्वाभाविक बात है, आपका आंसर आएगा कि सर एकदम सॉफ्ट और मुलायम होंगे। क्यों? माता पिता ने गुण अर्जित किया, बच्चों में ट्रांसफर हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। तो सर कौन सा सिद्धांत है? अवितरण का सिद्धांत है। आ रही है ना बात समझ में? चलिए एक और उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। एक कोई महिला है जो कि क्या है कि ब्यूटी पार्लर जाती हैं और अपने बालों को घुंघराले करा लेती हैं, कर्लिंग करा लेती हैं। ठीक है, अब कुछ समय बाद उनके बच्चे का जन्म हुआ, लड़का या लड़की, तो क्या जन्म से उनके बच्चे के बाल घुंघराले आएंगे? जी नहीं। गुण किसने अर्जित किया? माँ ने अर्जित किया। क्या उसका प्रभाव बच्चे पे देखने को मिला? जी बिल्कुल नहीं देखने को मिला। तो ये कौन सा था? अवितरण का, यानी कि चीजें ट्रांसफर नहीं हुई। क्लियर है ना बात? चलिए अगला बात कर रहे हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। और प्रत्यागमन का अर्थ होता है भाई विपरीत। ये शब्द अगर आपको पता होगा तो इसमें कुछ नहीं होता है। अगर ये अर्थ नहीं पता कि प्रत्यागमन का अर्थ क्या होता है, यानी कि रिग्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत आएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन हमसे कहता है, यानी कि क्या कहता है कि प्रत्यागमन का अर्थ होता है विपरीत। यानी कि जब माता पिता के गुणों के विपरीत गुण उत्पन्न होते हैं तो वो प्रत्यागमन के सिद्धांत को पालन करता है। सर समझाओ उदाहरण से। बिल्कुल समझाएंगे। माँ गोरी, पिता गोरा, बच्चा कैसा हुआ? काला हुआ। माता पिता के गुणों के विपरीत गुण आए, बिल्कुल। तो कौन सा सिद्धांत आया? ऐसा किस वजह से हुआ? प्रत्यागमन के सिद्धांत। माँ बुद्धिमान, पिता बुद्धिमान, बच्चा मूर्ख हुआ, तो किस वजह से हुआ? तो प्रत्यागमन के सिद्धांत। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? बिल्कुल। अब बात आती है कि शुद्ध गुणों का प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो हमेशा जो बच्चा एक्वायर्ड करता है, जो चीजें ग्रहण करता है, वो हमेशा प्योर क्वालिटीज को लेता है। ठीक है, कैसे? तो माँ का रंग जैसे गोरा है और पिता का रंग कैसा है? सांवला है। तो मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से, गोरा और सांवला में से, प्योर कलर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर गोरा है। तो स्वाभाविक बात है, तो बच्चे का रंग भी कैसा होगा? गोरा होगा। तो बात आपको अच्छे से समझ में आ ही रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत क्या कहता है हमसे? प्रिंसिपल ऑफ बायोमेट्रिक क्या कहता है? ये कहता है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत कि बच्चे अपने माता पिता दोनों से गुणों को अर्जित करते हैं। बिल्कुल, हमने अभी पढ़ा था। और ऐसा नहीं है कि माता पिता से ही अर्जित करते हैं, बल्कि मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों से उसी अनुपात में बच्चे के अंदर क्वालिटीज यानी कि गुण आते हैं। जैसे कि पितृपक्ष से अगर मैं बात करूं तो दादा दादी, परदादा परदादी, यहाँ तक नाना नानी, परनाना परनानी, यानी कि दोनों साइड से, मातृ पक्ष से और पितृपक्ष से, दोनों साइड से बच्चे के अंदर किसी भी व्यक्ति की क्वालिटीज बच्चे में डेवलप हो सकती हैं। ठीक है ना। चलिए, बीज कोश का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ जर्म प्लाज्म हमसे ये कहता है कि इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हुए वो तो बीजमैन हुए। ठीक है, और ये कहता है कि शरीर का जो निर्माण करने वाला हमारा मूल जीवाणु है वो क्या होता है? कभी भी नष्ट नहीं होता है।
ये शुक्र कोश और अंड कोश के द्वारा, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, शुक्राणु और अंडाणु के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। इसी वजह से व्यक्तियों में क्या होता है, कई पीढ़ियों के गुण देखने को मिलते हैं। आ रही ना बात समझ में? अगर मैं आपसे कहूं जैसे कि प्रेजेंट में जितनी भी पॉपुलेशन है, क्या वो इतनी सीमित हो जाएगी? नहीं। स्वाभाविक बात है, अगर शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल रहे हैं, युग्मनज बना और एक नई जीव की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो चलिए, ये हुआ हमारा बीज कोश का सिद्धांत। अब बात आती है कि बालक पर वंशानुक्रम किस तरीके से प्रभावित करता है। तो देखिए, आप चीज़ों को समझिए कि यहाँ पर हम वंशानुक्रम की बात रख रहे हैं, इसलिए वंशानुक्रम वाले मनोवैज्ञानिक अपना पक्ष रख रहे हैं, और यहीं दूसरी तरफ हम जब वातावरण वाले पढ़ेंगे तो वहाँ पर वातावरण वाले अपना पक्ष रखेंगे। हमें किसी में कोई मतभेद नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि वातावरण ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि भाई साहब, हम तो दोनों को बराबर इक्वल ही पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम पढ़ना है, हमें मतभेद थोड़ी पैदा करने हैं। तो प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव के बारे में कहा था क्लिनबर्ग ने, और क्लिनबर्ग ने बताया कि प्रजाति की श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम है। ठीक है, ऐसा क्लिनबर्ग का कहना था कि अमेरिका में अगर मैं बात करूं, दो प्रकार की प्रजाति होती है। एक प्रजाति होती है निग्रो, यानी कि जो काले लोग हैं, ठीक है, और एक होती है श्वेत प्रजाति, यानी कि जो गोरे लोग हैं। ठीक है, दो तरीके की प्रजातियां वहां पर पाई जाती हैं। तो वहां पर क्या है कि ये श्वेत प्रजाति वाले लोग हैं, ये उच्च पदों पर हैं, आगे हैं, बहुत डेवलप हैं, सोसाइटी में आगे डेवलप हैं। लेकिन निग्रो प्रजाति के ये काले लोग जो हैं वो डेवलप नहीं है, सोसाइटी से बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। जिस तरीके से हमारे वहाँ अगर हम बात करें ट्राइबल वाले जो लोग हैं, एकदम भील, कोंड, कुरकू, बहरिया जैसे, वो अभी सोसाइटी से कनेक्ट नहीं हो पाए इतने अच्छे तरीके से। ठीक है ना। तो ऐसा इनका कहना था कि ये ऐसा जो हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो वो वंशानुक्रम की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनके पूर्वज श्रेष्ठ हैं, इस वजह से ये लोग श्रेष्ठ हैं। चलिए ठीक है। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव में कहा था, विंसिप का कहना यह है कि जिन क्षेत्रों में सोसाइटी में माता पिता ने अच्छा नाम कमाया, तो देखने को मिला कि उनके आगे बच्चे भी जो हुए, उन्होंने भी समाज में, सोसाइटी में अच्छा पद प्रतिष्ठा हासिल की। तो सामाजिक स्थिति पर प्रभाव भी बताया। अगला, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव में कैटल ने बताया था। कैटल ये कहते हैं कि जिस व्यवसाय में माता पिता ने अच्छा किया, उस व्यवसाय में देखने को मिला कि उनके बच्चों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। चरित्र पर प्रभाव में डगडेल ये कहते हैं कि जैसा चरित्र माता पिता का था, उसी प्रकार के उनके बच्चे भी होंगे। तो ये इम्पैक्ट की बात हो रही है, प्रभाव की बात हो रही है कि डायरेक्ट क्वालिटी बच्चा किससे ग्रहण कर रहा है, माता पिता से ग्रहण कर रहा है। तो ये तो वंशानुक्रम की बात हो रही है। तो यहाँ तक तो हमने पक्ष रखा है, वंशानुक्रम की डिटेल जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदु थे सबको जाना है। अब हम बात करते हैं वातावरण के बारे में। वातावरण से डायरेक्ट क्वेश्चन हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। ठीक है, और वातावरण हमें कब से कब तक प्रभावित कर रहा है, तो वातावरण हमें गर्भावस्था से मृत्यु तक घेरे रहता है। सर, गर्भावस्था से मृत्यु तक? हमने तो पढ़ा है जन्म से, जन्म हो जाता है जब से, नहीं, तो माँ के गर्भ का भी जो वातावरण है, ठीक है ना, 9 माह का बच्चा जब माँ के पेट में होता है, तब का भी तो जो उसके माँ के गर्भ के अंदर का जो वातावरण है, वो भी बच्चे को क्या करता है, प्रभावित करता है। अभी आगे इसको आप डिटेल में जानेंगे। तो इसी वातावरण के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने पक्ष रखे। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं कि वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से क्या किया है, प्रभावित किया है। याद रखेंगे, वुडवर्थ क्या कहते हैं कि वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ठीक है। जिसवर्ड क्या कहते हैं? जिसवर्ड ये कहते हैं कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर क्या करती है, सीधा अपना प्रभाव डालती है। तो स्वाभाविक है, वातावरण के जितने भी जो भी जैविक अजैविक घटक सब अभी पर क्या कर रहे हैं, सीधा अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहे हैं। रॉस क्या कहते हैं कि वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ठीक है, एक नज़र आप इन पर देख सकते हैं डेफिनेशन पर, जिससे थोड़े से आपके जो कॉन्सेप्ट है थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। वातावरण के प्रकार, तो वातावरण के प्रकार में अगर हम बात करें, दो प्रकार के वातावरण के प्रकार पड़ेंगे, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक वातावरण हमसे क्या कहता है? आंतरिक वातावरण से तात्पर्य जन्म से पहले वाले वातावरण से है, जो सामान्यतः उसको 9 महीने माँ के पेट में मिलता है, अर्थात आंतरिक वातावरण गर्भावस्था की स्थितियों से है। ठीक है, तो माँ के पेट का जो वातावरण है, 9 महीने जब बच्चा माँ के पेट में रह रहा है, तो वो जो वातावरण कहलाया वो आंतरिक वातावरण है, यानी कि माँ का खाना पीना किस तरीके का है, उसका बच्चे पर बाकायदा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। बाहरी वातावरण क्या है, तो जन्म के बाद जब शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है, एकदम बच्चा इस दुनिया में आ गया, तब के बाद जो चारों तरफ का आवरण है वो क्या कहलाता है, उसका बाहरी वातावरण कहलाता है। ठीक है ना। अब बाहरी वातावरण के भी अगर हम प्रकार जाने तो देखेंगे, भौतिक वातावरण जैसे कि भोजन, तापमान, घर, स्कूल आदि सभी चीजें। सामाजिक वातावरण में सोसाइटी वाले लोग आ जाएंगे, माता पिता, अध्यापक, पड़ोसी, मित्र। संवेगात्मक वातावरण में मित्र, अध्यापक तथा अन्य लोगों का हमारे प्रति, हम किस तरीके का उनके प्रति अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं, उन लोगों के प्रति हमारे इमोशंस क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, तो ये संवेगात्मक वातावरण में आ जाएगा।
अब बात ये होती है कि बच्चे पर वातावरण किस तरीके से अपना प्रभाव डालता है। तो प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव में क्लार्क कहते हैं सेम वही बात यहाँ घूम के आ गई। प्रजाति की श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। क्यों है? तो इन्होंने कहा कि वो श्वेत प्रजाति के लोग इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके मौके मिले आगे बढ़ने के, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। अगर आप निग्रो प्रजाति के जो व्यक्ति हैं, जो पिछड़े हैं, अगर उनको भी बराबर मौके दो तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। से उसका उदाहरण था कि अमेरिका के पहले अश्वेत, अश्वेत कह सकते हैं, मतलब जो गोरे नहीं है, यानी कि काले व्यक्ति को अश्वेत कहते हैं। तो देखने को मिला कि जब मौके मिलते हैं तो वहीं का एक अश्वेत व्यक्ति निकलता है और अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, बराक ओबामा, है ना? आप सभी जानते ही होंगे। इसी प्रकार आगे व्यक्तित्व पर प्रभाव में इन्होंने कहा कि फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस माहौल में, किस वातावरण में आपने जन्म लिया, माता पिता किस सोसाइटी से, किस समाज से, किस चरित्र से बिलोंग करते हैं। आपको अगर उन्होंने एक अच्छे वातावरण, अच्छे माहौल में रखा है तो आप अपने एक अच्छे उचित व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो वातावरण स्वाभाविक बात है, बिल्कुल बहुत रोल रखता है। ऐसा किसका मानना था? तो यहाँ पर कूले ने ऐसा कहा। बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव में कैंडोल क्या कहते हैं? कैंडोल कहते हैं कि बालक की बुद्धि पर वंशानुक्रम की जगह वातावरण ज़्यादा प्रभावी होता है। स्वाभाविक बात है, आप किस माहौल में, किन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, ये मैटर नहीं करता है। आपको वातावरण किस तरीके का दिया गया, ये मैटर ज़्यादा करता है। ठीक है। शारीरिक अंतर पर प्रभाव, शारीरिक अंतर पर प्रभाव हमसे फ्रेंच बोअस क्या कहते हैं? फ्रेंच बोअस कहते हैं कि हम सभी में शारीरिक अंतर देखने को जो मिल रहा है वो वंशानुक्रम की वजह से नहीं है, वो वातावरण की वजह से है। यानी कि हम सभी अलग अलग दिख रहे हैं। चाइनीज़ लोग अलग दिखते हैं, जापानीज़ अलग दिखते हैं, इंडियन अलग, अमेरिकन अलग, वेस्ट इंडीज़ वाले अलग। आप इस सबको छोड़िए ना, आप इंडिया का ही देखिए। मैं कोशिश करता हूँ मैप ड्रॉ करने की, इतना अच्छा नहीं बन पाए तो भाई समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इधर हमारे उत्तर भारत वाले लोग, हम लोग ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इधर वाले लोग, हम लोग अलग दिखते हैं। दक्षिण भारत वाले केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इधर वाले ये लोग हैं, तेलंगाना, ये लोग अलग दिखते हैं। ठीक है ना? नॉर्थ ईस्ट वाले असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, ये अलग दिखते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। एक ही भारत में 4 तरीके के लोग सर दिख रहे हैं, फिजिकली बॉडी के सब अलग अलग दिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग हैं। ठीक है ना? इस वजह से यहाँ पर हम सभी अलग अलग दिख रहे हैं। तो ऐसा रीजन नहीं है कि वंशानुक्रम की वजह से हो रहा है, ऐसा वातावरण की वजह से हो रहा है। आप ये सब छोड़िए, बालक पर बहुमुखी प्रभाव डालता है वातावरण, इनका ऐसा भी कहना था। ठीक है ना? वर्सेटाइल इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड, सर कैसे? तो एक रिसर्च, एक थ्योरी बताती है कि एक पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उनके पास 2 बच्चे थे, जुड़वा बच्चे हुए उनके। तो रात में होता क्या है, एक बच्चे को भेड़िया उठा के ले जाता है, जब वो बच्चे छोटे होते हैं तब। मोगली फिल्म अगर आप में से किसी ने देखी हो तो शायद आप उसको लिंक कर पाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो वहाँ से क्या, उस बच्चे को वो भेड़िया ले जाता है। अब उसका लालन पालन पोषण क्या है कि उन्हीं के बीच होता है, जानवरों के बीच। एक बच्चा जो इनके पास रह रहा था, इसका लालन पोषण इनके बीच होता है, यानी कि ये उस बच्चे को पालते हैं, पोषते हैं, बड़ा करते हैं। कुछ वर्षों बाद उन्हें, जो बच्चा जंगल में जानवरों के बीच रह रहा था, वो बच्चा उन्हें प्राप्त होता है और उस बच्चे को लेकर आते हैं। तो पता चलता है भाई ये तो हमारा बच्चा है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन ना करना फालतू की, सर उस भेड़िए ने क्यों नहीं खाया, शेर क्यों नहीं खा गया, अरे वो बात छोड़िए आप। ठीक है ना? तो आप ये चीज़ देखिए, टार्जन समझ लो, एक तरीके से जंगल में रहा भैया, जानवरों से दोस्ती हो गई। ठीक है, चलिए अब आ गया वो इनके पास। तो देखने को मिला कि इस बच्चे से नाम पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, XYZ, उसने जो भी था अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम ये है, क्योंकि उसे भाषा की समझ थी। इस बच्चे से जो जंगल से प्राप्त हुआ, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो नहीं बता पा रहा था। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है। इसने तो मनुष्यों की भाषा जानी ही नहीं थी। उसने तो शेर की आवाज़ निकाल लो, कुत्ते की आवाज़ निकाल रहा था, कौवे की, तोते की, सबकी आवाज़ निकाल रहा था। क्यों? क्योंकि उसने उसी वातावरण में बड़ा हुआ था, वही चीज़ें सीखी थी। ये जो बच्चा इनके पास रह रहा था, वो अपने दोनों पैरों से, जिस प्रकार से हम सभी मनुष्य चलते हैं वैसे चल रहा, और वो जो जंगल से प्राप्त हुआ वो अपने दोनों हाथों, दोनों पैरों से चल रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा वातावरण में उसने वहाँ पर ऐसा चीज़ें देखी ना, इस वजह से ऐसा हुआ। इस बच्चे के इमोशंस के भाव जो थे वो अलग थे, उस बच्चे के अलग थे। तो काफ़ी हद तक हर क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में वातावरण का रोल होता है। ठीक है ना? तो ये था चैप्टर हमारा वंशानुक्रम वातावरण वाला। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।